आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 14 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस साल आप लोगों का 2 बार एग्जाम होने वाला है। एक एग्जाम होगा आप लोगों का नवंबर दिसंबर में और एक एग्जाम होगा आप लोगों का मार्च अप्रैल में। तो नवंबर दिसंबर का जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के कंप्लीट कंसेप्ट को बताऊंगा और साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी बताऊंगा। और यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को ट्रिकी कंसेप्ट से बताऊंगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जैसे कि कुछ ऊर्जा के स्रोत, जैसे कि बहती जल, बहती पवन, ईंधन, सूर्य इत्यादि। ये सब के सब क्या है? ऊर्जा के स्रोत है। अब देखिए, ऊर्जा के स्रोत में से कुछ ऊर्जा के स्रोत ऐसे हैं जो सबसे उत्तम है, जो सबसे अच्छे हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा के उत्तम स्रोत या फिर ऊर्जा के आदर्श स्रोत। तो ये ऊर्जा के कौन से स्रोत है जिसको हम लोग उत्तम स्रोत बोलेंगे? तो देखिए, वैसे ऊर्जा के स्रोत जो सरलता से सुलभ हो, मतलब बहुत ही आसानी से हमें मिल जाए, ठीक है। भंडारण तथा परिवहन में आसानी हो, मतलब उसका भंडारण करने में और उसका परिवहन करने में हमें आसानी हो। जो सस्ता हो, ठीक है। ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण को क्षति कम से कम हो, ठीक है। मतलब वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका हम लोग यूज करेंगे ना, तो जिससे क्या हो, पर्यावरण को मतलब नुकसान कम से कम पहुंचे। आगे क्या है? प्रति इकाई, ठीक है, ये कुछ नहीं है। प्रति इकाई आयतन अथवा प्रति इकाई द्रव्यमान अधिक ऊर्जा प्रदान करें। बात समझ में आया? प्रति इकाई आयतन या फिर प्रति इकाई द्रव्यमान में क्या हो, हमें अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त हो। तो इसे ही हम लोग बोलेंगे ऊर्जा के उत्तम स्रोत या फिर ऊर्जा के आदर्श स्रोत। आगे देखिए, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऊर्जा के स्रोत के प्रकार। और यहां पर हम लोग 2 प्रकार के ऊर्जा स्रोत को देखेंगे। हमारे पास जो पहला ऊर्जा स्रोत है क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। और जो दूसरा है हम लोग क्या पढ़ेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। देखिए, ये जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है इसका और 2 नाम है। क्या क्या है? समाप्य ऊर्जा स्रोत और परंपरागत ऊर्जा स्रोत। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों का मतलब एक ही है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोलिए, समाप्य ऊर्जा स्रोत बोलिए या फिर परंपरागत ऊर्जा स्रोत बोलिए, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसको कहते हैं? देखिए यहां पर क्या है कि एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाता है। मतलब यहाँ पर ये जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो होते हैं ना, इसका अगर हम लोग एक बार यूज करेंगे, यानी कि अगर एक बार उपयोग करेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, इसे हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया? इसे हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और ये जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं ना, इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आप, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया इत्यादि, ये सब के सब क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। जैसे आप देखिए, कोयला को अगर मान के चलिए आप जलाएंगे तो खत्म हो जाता है, ठीक है। और इसे हम लोग दोबारा प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं और इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं ना, ये पर्यावरण को बहुत ही अधिक मात्रा में प्रदूषित करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा क्या है? 2 नंबर वाला नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का भी 3 नाम है। क्या क्या? अक्षय ऊर्जा स्रोत आप इसे बोल सकते हैं, या फिर इसे आप गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी बोल सकते हैं। यहां पर देखिए 3 नाम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, ठीक है, और निश्चित समय अंतराल के बाद दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये कभी समाप्त तो नहीं होगा, एक बात हो गया। सेकंड बात क्या हुआ कि अगर हम लोग इसका यूज भी कर देते हैं ना, तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद इसे हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए सौर ऊर्जा, आप बताइए खुद की सौर ऊर्जा कभी भी खत्म होगा? सूरज से हमें जो ऊर्जा मिलता है उसे हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। तो बताइए, सौर ऊर्जा कभी भी खत्म होगा? जिंदगी में कभी भी नहीं खत्म होगा। जितना दिन हमारा सूरज रहेगा उतना दिन हमें सौर ऊर्जा मिलेगा, तो ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, तो ये सब के सब क्या है हमारा? ये सब के सब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। और ये जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं ना, ये पर्यावरण को ना के बराबर प्रदूषित करते हैं। आप खुद बोलिए, सौर ऊर्जा पर्यावरण को किस प्रकार से प्रदूषित करेगा? किसी भी प्रकार से नहीं। तो बस वही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। आगे देखिए क्या है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वायुमंडल को प्रदूषित करता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करता है। आगे देखिए क्या है? जीवाश्मी ईंधन। देखिए, ईंधन को कुछ आप इस प्रकार से लिखिएगा, ठीक है।
यहाँ पर भी ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन ये जो फॉन्ट होता है थोड़ा इस प्रकार से ये मतलब ऑटोमेटिक ले लेता है, तो आप ईंधन को इस प्रकार से लिखिएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है जीवाश्मी ईंधन। पहले आप जीवाश्मी के बारे में जान लीजिए। देखिए जीवाश्मी को अगर आप तोड़ेंगे तो दो चीज मिलेगा, एक आपको मिलेगा जीव और एक मिलेगा आपको अश्मि। और अश्मि माने होता है अवशेष। मतलब क्या हुआ कि जीव के अवशेष से जो ईंधन प्राप्त होता है उससे ही हम लोग जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। देखिए जीवाश्मी ईंधन को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, कोयला तो एक दो दिन में नहीं बनता है, इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ये जो पेट्रोलियम है ये क्या है, जीवाश्मी ईंधन है। कोयला, पेट्रोलियम ये सब क्या है, जीवाश्मी ईंधन है। और ये जो कोयला पेट्रोलियम है ना, ये जीवाश्मी ईंधन है और ये पर्यावरण को बहुत ही अधिक मात्रा में प्रदूषित करते हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। और ये जो कोयला पेट्रोलियम है ये आपका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी है। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पर कि जीवाश्मी ईंधन पर्यावरण को बहुत ही अधिक मात्रा में प्रदूषित करते हैं। ठीक है, जीवाश्मी ईंधन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 देता है, जो वायु को प्रदूषित करता है। यह गैस जल के साथ मिलकर अम्ल बनाती है, जिसके कारण अम्ल वर्षा होती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। ये जो CO2 है, SO2 है, NO2 है, ये क्या करते हैं, जल के साथ घुलकर अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है। बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ग्लोबल वार्मिंग, इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं, या फिर वैश्विक तापन बोलिए, या फिर हरित गृह प्रभाव बोलिए, या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव बोलिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 नाम है। 6 नाम में से आप किसी भी नाम से इसको पुकार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग है, किसके कारण होता है, तो ये होता है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, मीथेन बोलिए, मेथेन बोलिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और प्रदूषण, ठीक है, वनों की कटाई, ये सब के कारण होता है। ठीक है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का जो गैस किरदार जो अदा करता है, जिसके कारण होता है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअल में जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके लिए कौन उत्तरदायी है, कौन सा गैस, तो CO2 है। देखिए सबके कारण होता है, जलवाष्प के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ओजोन के कारण होता है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होता है, प्रदूषण के कारण होता है, वनों की कटाई के कारण होता है। लेकिन इसका जो मेन है ना, कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर जो हीरो का काम करता है या फिर गुंडा, जो भी बोलिए, हीरो विलेन जो भी बोलना है आपको बोलिए, यहाँ पर जो मैन है कौन है, CO2 है। देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ ग्रीन हाउस गैस है, जैसे ये सब जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। इसको आप कैसे याद करेंगे, जिसका एक ट्रिक है, ओ मीना कल काजल लगाना। देखिए ट्रिक है हमारा, ओ मीना कल काजल लगाना। तो ओ से आपका ओजोन, जिसका होता है O3, मी से आपका मीथेन, जिसके लिए हम लोग बोलते हैं CH4, ना से आपका नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको बोलेंगे N2O, कल से आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग बोलते हैं CFC, का से आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलेंगे CO2, और जल से आपका हो गया जलवाष्प। एक्चुअल में यहाँ पे ये जो लगाना है ये साइलेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं ओ माने ओजन, मी माने मीथेन, ना माने नाइट्रस ऑक्साइड, कल माने क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, और यहाँ पर का माने आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और जल माने आपका जलवाष्प। क्लियर है, बहुत ही शानदार सा ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। आगे देखिए, अब बात करते हैं जैव मात्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोमास। ठीक है, जीव जंतु एवं पादप के अपशिष्ट यानी कि अवशेष बोलिए या फिर कचरा बोलिए, जैसे मल, मूत्र, सब्जी का छिलका, मृत शरीर इत्यादि से बने ईंधन को जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहते लिखिएगा, कहते हैं। क्लियर है, जैसे आप देखिए, जैसे लकड़ी, कोयला, उपला, पेट्रोल, गोबर गैस इत्यादि, ये सब के सब क्या है, जैव मात्रा यानी कि बायोमास के उदाहरण है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक है लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो यहाँ पर ये जो लकड़ी है ये भी तो जैव मात्रा का उदाहरण है, गोबर गैस भी जैव मात्रा का उदाहरण है, कोयला भी जैव मात्रा का उदाहरण है। तो कौन सा नहीं है, नाभिक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। क्लियर है, आगे देखिए, बायोगैस किसको बोलते हैं, जब जैव मात्रा ऑक्सीजन यानी कि वायु की अनुपस्थिति में अपघटित होती है यानी कि सड़ जाती है, तो कुछ गैसें जैसे कि मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड इत्यादि गैसें निकालती है। इन गैसों को क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है CO2 होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या होता है, H2S होता है, आपका मीथेन का क्या होता है, CH4 होता है। और ये जो बायोगैस है, बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है क्या है, मीथेन यानी कि CH4। याद रखिएगा, मीथेन को क्या बोलते हैं, CH4 बोलते हैं।
रासायनिक कचरे से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बायोमास संयंत्र बनाया जाता है। देखिए, जो रासायनिक कचरा है उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बायोमास संयंत्र बनाते हैं। क्लियर है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। देखिए, पवन ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। देखिए, अगर हमें पवन से ऊर्जा प्राप्त करना है तो जो पवन का जो मिनिमम जो स्पीड होगा, यानी कि जो न्यूनतम चाल होगा, कितना होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। जो डेनमार्क है हमारा, डेनमार्क को क्या बोलते हैं, पवनों का देश बोलते हैं। 1 मेगावाट यानी कि 1 MW की जनित्र के लिए पवन फॉर्म को लगभग 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए। बात समझ में आया। अगर हमें 1 मेगावाट मतलब जनित्र बनाना है पवन फॉर्म में, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 हेक्टेयर भूमि हमें चाहिए। सौर ऊर्जा के बारे में देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य है। ठीक है, जिसे आप देख पा रहे होंगे, सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सौर सेल क्या करता है, तो सूर्य के प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित कर देता है। देखिए, सौर सेल का काम क्या होता है, जो सूरज का जो प्रकाश है उसको क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। उस युक्ति का नाम लिखिए जो सूर्य के प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित कर देता है, जिसका नाम हो जाएगा सौर सेल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे समझिए। एक सौर सेल से लगभग 0.7 वाट, ठीक है, W माने क्या है, वाट, तो 0.7 वाट विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन यानी कि Si, ठीक है, का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, संकेत भी आप याद रख लीजिए। सोलर कुकर या फिर सौर कुकर, तो सौर कुकर एक ऐसा यंत्र है जो सौर ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है। और सौर कुकर जो होता है या फिर सोलर कुकर बोलिए, इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए यहां पर जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं यहां पर इन शॉर्ट बात करूं तो जो सौर सेल होता है, सौर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और सौर कुकर क्या करता है, सौर ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है। देखिए, एक होता है सौर पैनल, तो सौर पैनल बनाने के लिए सिल्वर यानी कि चांदी का उपयोग किया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। क्लियर है, ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है आपका सौर सेल के उपयोग। तो इसका उपयोग होता है ट्रैफिक सिग्नल में, कैलकुलेटर में, बहुत सारे खिलौने में, मानव निर्मित उपग्रह यानी कि जो मानव ने जो सैटेलाइट बनाया है, तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटरों में सौर सेल का उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। एक है आपका सौर ऊष्मक या फिर सौर स्थिरांक, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, सौर स्थिरांक का जो मान होता है कितना होता है, 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 1400 वाट प्रति मीटर स्क्वायर, ये बोल सकते हैं। सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए बादल वाले दिन में नहीं किया जा सकता है। देखिए, सौर जल ऊष्मक का उपयोग हम लोग गर्म पानी पीने के लिए बादल वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल में इसलिए नहीं कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो सौर ऊष्मक या फिर जो सौर स्थिरांक होते हैं, ये क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल की जो ऊपरी सतह होता है, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो प्रति सेकंड, मतलब एक्चुअल में क्या होता है, जो पृथ्वी का वायुमंडल की जो ऊपरी सतह है ना, यहीं पर ये वर्क करता है। तो बादल वाले दिनों में यहाँ पर तो कंप्लीटली बादल से ढका हुआ रहेगा, इसलिए यहाँ पर मतलब हम लोग गर्म पानी पीने के लिए बादल वाले दिनों में मतलब इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। वही बात है यहाँ पर। आगे देखिए, आगे आपका है एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम लोग बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये जो एलपीजी की जो अवयव है, मतलब इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो एथेन पाए जाते हैं। ठीक है, ETHAN इथेन। ठीक है, प्रोपेन पाया जाता है, PROPANE प्रोपेन। फिर ब्यूटेन आपका पाया जाता है, BUTANE। ठीक है, देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कार्बन चैप्टर में, जैसे कि मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ईथ में आपका 2 होता है, प्रोप में आपका 3 होता है, ब्यूट में आपका 4 होता है। यहाँ पर एच कितना आपको लिखना है, देख लीजिए, यहाँ पर डबल करके 2 बढ़ा दीजिए, तो 2 का डबल 4 और 2 बढ़ा देंगे तो 6, 3 का डबल 6, 2 बढ़ा देंगे तो 8, 4 का डबल 8, 2 बढ़ा देंगे तो 10। देखिए ये होता है इसका सूत्र, ये सब आप याद करके रख लीजिएगा। अगर आपने अभी तक कार्बन चैप्टर का वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, ऐसे नवंबर दिसंबर के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं, तो ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। मुख्य अवयव जो है इसके क्या है, ब्यूटेन है। और यहाँ पर ब्यूटेन में यहाँ पर अधिकतर नॉर्मल ब्यूटेन होता है और आइसोब्यूटेन होता है।
प्राकृतिक गैस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक जो गैस है वो क्या है, जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस के जो अवयव है क्या क्या है, मीथेन है, ईथेन है और प्रोपेन। ठीक है, यहाँ पर प्राकृतिक गैस का अगर मैं बात करूं, एक आपका मीथेन है, एक आपका ईथेन है और एक आपका क्या है, प्रोपेन है। तो मीथेन का सूत्र होता है आपका CH4, ईथेन का भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, C2H6 होता है, C2H6, और प्रोपेन का आपका होता है C3H8, C3H8। तो ये होता है प्राकृतिक गैस के जो मुख्य अवयव है, इसके क्या है, मीथेन है। याद रखिएगा, एलपीजी का मुख्य अवयव आपका ब्यूटेन है और प्राकृतिक गैस का जो मेन अवयव है क्या है, आपका मीथेन है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। जो प्राकृतिक गैस है ना, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। आगे देखिए सीएनजी। तो सीएनजी का जो पूरा नाम होता है क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वही लिखा हुआ है। इसको लोग बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। सीएनजी का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, मतलब देखिए सीएनजी का उपयोग हम लोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं करते हैं, बल्कि देखिए आप देखे होंगे कार या फिर ऑटो वगैरह में सीएनजी का उपयोग किया जाता है चलाने के लिए। ठीक है, प्राकृतिक गैस की तरह सीएनजी के अवयव है जैसे कि मीथेन, ईथेन और प्रोपेन। नाम ही है इसका भी नेचुरल गैस, क्योंकि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस नाम है ना इसका। तो ये भी क्या है, जो प्राकृतिक गैस के जो अवयव है, सीएनजी का भी वही अवयव है, जैसे कि मीथेन हो गया, ईथेन हो गया, प्रोपेन हो गया। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व जो है हमारे यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम, ये 3 तत्व जो है, ठीक है, इन्हीं की मदद से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। आगे देखिए, आगे आपका क्या है, आगे है यहाँ पर आपका भारत के प्रमुख नाभिकीय संयंत्र। ठीक है, यहाँ पर एक ही बार लिखना है संयंत्र। तो जो तारापुर नाभिकीय संयंत्र है कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। राणा प्रताप सागर नाभिकीय संयंत्र कहाँ है, राजस्थान के कोटा में। कलपक्कम नाभिकीय संयंत्र कहाँ है, तमिलनाडु चेन्नई में। नरोरा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है, तो आपका उत्तर प्रदेश में है। काकरापार नाभिकीय संयंत्र कहाँ है, तो गुजरात में है। कैगा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है, तो कर्नाटक में है। ठीक है, देखिए जो बहता हुआ जो जल होता है ना, तो बहते हुए जल में भी एक ऊर्जा पाई जाती है। वह कौन सी ऊर्जा है, तो वह है गतिज ऊर्जा। तो बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। तो शायद यही हमारा लास्ट है, तो थोड़ा मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो यही आपका लास्ट स्लाइड था। तो आपका यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। यहाँ पर चैप्टर क्या आपका कंप्लीट विज्ञान खत्म हो जाता है, साइंस खत्म हो जाता है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे चैनल के थ्रू से मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।